इजराइल की जितनी भी विरोधी पार्टियां थी वो एक साथ आ गई और उसके बावजूद इजराइल के नए पीएम बन गए बेंजामिन नेतन्याहू। कैसे जीत गए आखिर? फिर भी जहां एक तरफ ये सवाल हो रहा है तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा संकट ये हो गया है, खास तौर पर फलस्तीन समर्थकों के लिए, कि वो पार्टी जो बार बार खेल करती थी और बेंजामिन नेतन्याहू को कुर्सी से उतारती थी, उसे ही बाहर करना पड़ गया है। जानेंगे कि इजराइल में क्या भूचाल आया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भारत को अपना जहाज देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ऋषि सुनक का बड़ा फैसला और भारत को लास्ट डेट भी मिल गई है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब तो इजराइल की करीब सारी महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों ने, प्रधानमंत्री यार लैपिड ने आधिकारिक तौर पर मान लिया कि वो लोग हार गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू जीत गए हैं और उन्हें बधाई संदेश भी भेज दिया। मतलब अब इजराइल के अगले प्रधानमंत्री एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आपको बता दें, नेतन्याहू 15 सालों से राज कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, लेकिन पिछली बार इन्हें बड़ा धोखा मिला था। और ये धोखा कितने वोट से मिला था? अगर आपको याद हो तो मात्र 1 वोट से मिला था। और बेंजामिन नेतन्याहू को, जिन्हें इजराइल में बीबी के नाम से जाना जाता है, उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी। और कौन बन गया था प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बन गए थे नेफ्ताली बेनेट। हालांकि नेफ्ताली बेनेट के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ मौका देखते हैं, जहां मौका मिला वहां आगे बढ़ जाते हैं। पहले नेफ्ताली बेनेट नेतन्याहू के समर्थक थे और नेतन्याहू के कैबिनेट में मंत्री भी थे, लेकिन जब उन्हें बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ मौका मिला अपना पद प्राप्त करने का, तो उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ जाकर सत्ता को चुन लिया था और प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कई गठबंधन मिलकर उन्होंने नेतन्याहू को उतारा था, जिसमें अरब मूल के भी थे, फलस्तीन मूल के भी थे। मतलब एक ऐसी खिचड़ी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। सब मिलकर बेंजामिन नेतन्याहू को उतार पाए थे। हो भी यही रहा था कि नेतन्याहू के हाथ में, जो नेतन्याहू की पार्टी है, कभी भी पूर्ण बहुमत ला नहीं पा रही थी और 30-35 सीटें मिल रही थी। हारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा केसेस वगैरह चल रहे थे। इस केस से उनकी छवि में गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के बाद आखिरकार 35-30 सीट ही उनकी पार्टी को मिलती थी। हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाता था और एक पार्टी ऐसी थी जो पार्टी लगातार उनके सरकार को गिराने का काम करती थी और वो पार्टी थी ज़योनी मेरेटेज, जो सिर्फ संसद को बिगाड़ने का ही काम करती थी। पर नेतन्याहू के पीएम बनने के साथ साथ ये पार्टी भी संसद के बाहर हो गई। इस बार आखिरकार नेतन्याहू की पार्टी को 64 सीटें मिली और 64 सीटें मिलने के साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर पीएम बनने की तरफ आगे बढ़ गए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो पार्टी लगातार इजराइल की सत्ता में समस्याएं खड़ी कर रही थी, वो संसद से बाहर हो गई। और बाहर होने का कारण क्या है? संसद में किसी पार्टी को तभी मान्यता मिलती है जब उस पार्टी को आवश्यक 3.25% वोट मिलते हैं। लेकिन 1948 में स्थापित ज़योनी मेरेटेज पार्टी को इतने प्रतिशत वोट नहीं मिले, जिसकी वजह से इसे बाहर कर दिया गया। हालांकि इस बार भी यह पार्टी यही काम कर रही थी कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही थी कि नेतन्याहू को नहीं लाया जा सके, लेकिन इजराइल की राजनीति कुछ इस तरीके से चली कि वो बाहर हो। पर इन सब में एक और पार्टी है जिसे बहुत अच्छा वोट मिला है और इस पार्टी ने टेंशन लाकर खड़ा कर दिया है, खास तौर पर नेतन्याहू के विपक्षियों को। जो गठबंधन नेतन्याहू की पार्टी ने बनाया है उसका नाम दिया गया है रिलीजियस जियोनिज्म। और आपको बता दें, ये एक ऐसा पार्टी, एक ऐसा गठबंधन है जिसमें यहूदी वर्चस्ववादी हैं और अरब विरोधी संगठन है। इसको बहुत ज्यादा सफलता मिली है, यानी मुसलमानों के खिलाफ सोच रखने वाले इस गठबंधन को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब इजराइल आक्रामक हो रहा
रहा है और ये लोग ये मान रहे हैं कि जैसे यहूदियों के साथ मुसलमान करते हैं हम भी मुसलमान के साथ वैसा ही करेंगे। यानी इजराइल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पीएम मोदी ने बधाई संदेश दिया है अपने दोस्त नेतन्याहू को। इन सब के बीच यूके से एक बड़ी ही अजीब खबर निकल कर सामने आ रही है जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। दरअसल आपको याद होगा कि हमने आपको बताया है कि G7 के देश चाह रहे हैं कि प्राइस कैप लगे रूस के ऊपर। सबसे पहले तो ये प्राइस कैप होता क्या है, तो जैसे एक सीमा तय हो गई कि रूस अगर 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल बेचेगा तेल तभी उसके तेल खरीदे जाएंगे, वरना उसके तेल नहीं खरीदे जाएंगे। एक तरीके से रूस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना। और रूस ने कहा है कि हम इस प्राइस कैप को मानेंगे नहीं। दुनिया के कई देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और आपको बता दें भारत भी उनमें से एक है। इधर बीच तो ये देखा गया है कि रूस ने करीब 170 बिलियन डॉलर के तेल हाल फिलहाल में ही बेच दिए हैं। मतलब एक बड़ा अच्छा मुनाफा रूस कर रहा है। दुनिया की करेंसी गिर रही है लेकिन रूसी करेंसी गिर नहीं रही है बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में मानी जा रही है। अब अमेरिका G7 के देश बौखला गए हैं कि कुछ तो करना होगा ताकि रूस को सही जगह पर पहुंचाया जा सके। अब प्राइस कैप नहीं भी मानेंगे बहुत सारे देश। जैसे भारत की बात करें तो भारत ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है कि प्राइस कैप के बारे में भारत क्या सोचता है। क्या भारत रूस के साथ जाएगा या G7 के देशों के साथ जाएगा। तो भारत के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। ऐसे में इन्होंने कहा कि जो देश नहीं मानेंगे हमारी बात उनके लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पर रूस थोड़ा सा फंस गया। माना कि तेल और गैस रूस के हैं लेकिन कई सारी यूरोपीय कंपनियां हैं, अमेरिकन और ब्रिटेन की कंपनियां हैं जो शिपमेंट के लिए कंटेनर्स उपलब्ध कराती हैं। अब G7 के देशों ने एक बड़ी शर्त रख दी। G7 के देशों ने ये कहा कि जो हमारा प्राइस कैप नहीं मानेगा उसे हम ये कंटेनर देंगे ही नहीं। यानी तुम कैसे मंगवाओगे तेल और गैस वो तुम समझो। अपनी अपनी कंपनियों पर इन्होंने प्रतिबंध सा लगा दिया है कि अगर आपने प्राइस कैप के बिना तेल लाया ले जाया तो आपको हम बंद कर देंगे। अब इन्होंने डेट भी रख दिया कि 5 दिसंबर के बाद से शिपमेंट नहीं जाएगी। अब सबसे पहला एक्शन ले लिया यूके ने अपनी कंपनियों को कह दिया है कि अब से 5 दिसंबर के बाद बिना प्राइस कैप वाले तेल गैस आप नहीं लाओगे। अब इसका असर भारत पर कैसे पड़ा है तो आपको बता दें भारत का 60% तेल आता है यूके की कंपनियों के शिपमेंट के जरिए। और यूके के न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में भी शिपमेंट के लिए कंटेनर और शिपमेंट की जहाज की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में सीधे सीधे भारत को भी एक लास्ट डेट मिल गई है कि 5 दिसंबर तक भारत अगर कुछ अल्टरनेट व्यवस्था कर सकता है तो ठीक है, वरना भारत को भी प्राइस कैप माननी होगी। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं।